हेलो एवरीवन। आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हम हिमाचल प्रदेश का सर्वे डील करेंगे। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये कि सर्वे पढ़ने से पहले हमें एक तो सिलेबस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम सर्वे को इस तरह से पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। सो एंड फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव में हम क्या करेंगे, पहले तो चूँकि हम जानते हैं सर्वे का, अगर हम इंडेक्स देखें, सो दिस इज़ द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द सर्वे। इसमें हम देखेंगे 20 चैप्टर के आसपास चैप्टर्स हैं। आज हम जो इनिशियल चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, जनरल रिव्यू के नाम से, चैप्टर नंबर 1, इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। लेकिन पढ़ते वक्त इसमें हम क्या करेंगे, आज तो नहीं, लेकिन जब जिस चैप्टर में हर एक चैप्टर वाइज, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 20 तक जब भी हम पढ़ेंगे, तो हर चैप्टर के पहले हम जो प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली सर्वे से आए थे या इनडायरेक्टली यहाँ से बने थे, उनको देखेंगे, बोथ फॉर प्रीलिम्स में जो एमसीक्यूज आए होंगे, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बने होंगे। सो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन 2, 3, 4 जो भी बने होंगे वो हम देखेंगे कि यहाँ से आने वाले चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मेंस में जो क्वेश्चंस बने हैं वो कितना कंटेंट जो है वो हम इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली डेटा वाइज भी, अदरवाइज थ्योरी भी हम वहाँ से लिख सकते हैं। सो ये दो चीज़ें हम करेंगे चैप्टर को बिगिन करने से पहले, हर चैप्टर के पहले। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ एक सैम्पल टाइप में या पोटेंशियल क्वेश्चन जो है वहाँ से प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी एक आध क्वेश्चन हर एक चैप्टर से वो हम बनाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम उसको जो है प्रॉपरली, मतलब ये देखेंगे कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी। सो ये सर्वे है, हालांकि ये जो सर्वे है ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, काफ़ी बड़ा है थॉरोली, बट आप चाहें तो कोई छोटे मोटे मार्केट में वो आए हैं, मतलब कोई भी होंगे जो पतले में, कंसाइज में, वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए आई सजेस्ट कि आप एक बारी मेन स्क्रिप्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे का, वो आप एक बारी थॉरोली अच्छे से करें, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं स्पेशली थ्योरी की या अदरवाइज भी, वो सब चीज़ों के लिए एक बार मेंस का स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, पहला चैप्टर जो कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन है होल ऑफ द सर्वे का, कि पूरे एक सर्वे में क्या क्या दिया गया है या क्या क्या उसमें है, उसके बारे में काफ़ी कुछ है। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड ओके, so before introducing this chapter, my name is सुमित कुमार, और इसके बाद जो है हम इकोनॉमिक सर्वे के थॉरोली सारे चैप्टर करेंगे, एंड ग्रेजुअली फिर हम इकोनॉमी एज अ होल भी पढ़ेंगे जो भी क्लास में होगी। लेकिन हम शुरुआत करें इकोनॉमिक सर्वे से। कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं इकोनॉमिक सर्वे के जो इकोनॉमी जिसने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी उसके लिए थोड़े ईजी होता है इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, क्योंकि डेटा को या टर्म्स को जैसे समझना, जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, इस तरह की चीज़ों को, या और भी पर कैपिटल इनकम क्या होती है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत हम साथ साथ में करेंगे। अदरवाइज वो इकोनॉमी की जो डेडिकेटेड क्लास होगी उसमें वो सॉल्व किया जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट, हर चैप्टर के बिगिनिंग में हम देखेंगे इस स्क्रिप्ट में की हाइलाइट्स करके एक शॉर्ट नोट टेबल बनाकर उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो हाइलाइट्स हैं ये हम चैप्टर के बाद रिवाइज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बेनिफिशियल, क्योंकि अभी तो ऊपर से देखने, हाँ इन ये जो बने हुए हैं टेबल की हाइलाइट्स के नाम से, ये हम एग्ज़ाम के टाइम पे हम रिवाइज कर सकते हैं। इट वुड बी बिट हैंडियर कि आप एग्ज़ाम से पिछली रात को उसको फटाफट रिवाइज करें, उसके लिए अभी है। लेकिन पढ़ते वक्त स्पेशली आप हाईलाइट से शुरू ना करें, पहले आप थॉरोली पूरा चैप्टर पढ़ें, फिर एक मतलब रिफ़्रेश करने के लिए मेमोरी को वो हम हाइलाइट्स को देखेंगे अभी इस चैप्टर के बाद। शुरुआत करते हैं। हालांकि ये चैप्टर इटसेल्फ इज़ अ जनरल रिव्यू ऑफ होल ऑफ द सर्वे, की सर्वे में हर एक चैप्टर में किस किस बारे में बात हुई है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। एक मैक्रो व्यू वो दे रहा है इकोनॉमिक सर्वे का। सो क्या करता है सर्वे एज अ डॉक्यूमेंट, अगर हम बात करें सर्वे की क्या ज़रूरत है। ये जो इनिशियल चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 होगा जिसमें एक इनकम के बारे में बात होगी, और बाकी जो भी टर्मिनोलॉजीज होंगी या प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक कैसे चल रही है हिमाचल की, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिखा होगा। लेकिन फिर भी इनिशियली एज अ डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे की क्या यूटिलिटी है, क्यों उसको बनाया गया है, ये सब बातें पहले चैप्टर में, ऐसे मतलब चैप्टर नंबर 2 में की गई हैं, उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। सो इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इट शोज़ द इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड इट facilitate the better appreciation or better mobilization of the resources as well as
बेटर एलोकेशन ऑफ द फंड्स फॉर द बजट, सी दिस सेकेंड लाइन। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करना हो, किस ट्रेंड के बेसिस पर करेंगे, उसके लिए ऑब्जर्वेशन कहाँ से लेंगे हम, वो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा या इकोनॉमिक सर्वे के लिए की थ्योरी हमें बताएगी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो हम मोबिलाइजेशन सोर्सेज की है उसके अकॉर्डिंगली फंड्स का कितना एलोकेशन किस एरिया में करना है या कहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कम ज़रूरत है, उसके बेसिस पर हम डिराइव करते हैं किसके लिए। हर एक सेक्टर जो इकोनॉमी का है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो उसके ट्रेंड्स, इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मनी सप्लाई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस और इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स हो, वो सब को जानने के लिए इकोनॉमिक सर्वे का एज ए डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताता है, ये पिछले 12 महीनों में, लास्ट 12 मंथ्स किस तरह से वेरिएशन हुई है इकोनॉमिक एज अ मतलब इकोनॉमी एज अ होल में या इकोनॉमिक ट्रेंड्स में, चाहे वो प्राइस इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की बात हो, एम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात हो, या प्रोडक्शन ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। ये सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हर एक सेक्टर में इकोनॉमी में कैसे डिवीजन या डिवाइड करके हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है या किस तरह के ट्रेंड्स हमें मिले हैं, उसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड करते हैं। सो और वो क्यों हेल्पफुल होगा, ये पिछले 12 महीने का जो ट्रेंड है उसको समझ के हम आने वाले टाइम में गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है उस पुराने ट्रेंड को देखकर आने वाले टाइम के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है बेस्ड अपॉन कि कौन कौन से की क्राइटेरिया रहे थे होंगे और क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 12 महीनों में, उसके बेस पे फ्यूचर कोर्स जो है बनाया जाता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन विल सी किन के लिए इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक सर्वे इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी प्लानर्स, ऑफिसर्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, रिसर्चर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स, राइट। सो इन सब लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक सर्वे जो हमें इसलिए पढ़ना है। इसमें क्या एक दो जिसके की फीचर्स हैं हम ब्रीफ में रखेंगे, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सो इट एक्चुअली गिव्स द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है चूँकि गवर्नमेंट का बुक है मतलब डेटाबेस है ये, सो ऑथेंटिसिटी एट पार इज़ एक्सपेक्टेड कि जो यहाँ पर लिखा हो वो मतलब ऑलमोस्ट ऑथेंटिक होगा, ठीक है, वन थिंग। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को जानने के लिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में समझने के लिए सबसे ब्रीफ और सबसे टू द पॉइंट सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो इंडिया का हो चाहे हिमाचल का हो। चूँकि हम हिमाचल का सर्वे डील कर रहे हैं तो इस बारे में देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट पॉइंट देखेंगे हम। सो सजेस्टेड ऑफन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव, जो भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाती है या लाई है उसको फ्यूचर में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। बाकी बहुत सारी थी इस बार इकोनॉमिक सर्वे में हम देखेंगे, काफ़ी बल्कि है, उसके एक फ़ायदा एक नुकसान है। सो फ़ायदा ये है कि हमारे पास काफ़ी कंटेंट होगा, थ्योरेटिकली काफ़ी कंटेंट होगा, मेमोराइज़ करने के लिए भी कई बार होता है हमें क्वेश्चन जो है फटाफट मेमोराइज़ ही करने पड़ते हैं, मेंस में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक क्वेश्चन को वहाँ जाकर बनाएं। सो मेमोराइज़ करने के लिए अच्छी खासी थ्योरी और वो भी ऑथेंटिक लेवल की है वो हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज़ नुकसान क्या है कि हमें बल्कि लग रहा है उसमें कट शॉर्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इतने क्योंकि 480 पेज के जितने पेज का है वो एग्ज़ाम के टाइम पर तो हम इतना रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। सो हमें हाईलाइट कर कर वो ही एरिया पढ़ना है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए यूटिलिटी वाला है, राइट। इसमें रेड कलर में इंडिकेट कर रखा है। सो क्या बोलता है वो, ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल एडवांटेज जो सरकार मतलब इंडिया को है, उसके साथ साथ में हमने कैसे कौन कौन से ऐसे की इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमारे इकोनॉमी को एज अ होल प्रायोरिटी इनिशिएटिव जिसमें हम बोलेंगे, जिसकी वजह से इंडिया का इकोनॉमिक रिवाइवल जो है हम इंश्योर करना चाह रहे हैं। उसमें मेन इनिशिएटिव गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया हम जानते हैं उसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हम सब इकोनॉमी के हार्डकोर टॉपिक्स हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें इकोनॉमी की क्लास के टॉपिक्स हैं। स्पेशली द लास्ट रिफॉर्म डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी जब पैंडेमिक हुआ तो हमने देखा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, चाहे सोशल वेलफेयर की फील्ड में हो, चाहे हेल्थ की फील्ड में हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। सो इकोनॉमिक सर्वे में भी इस चीज़ को डूली रिकग्नाइज़ किया गया और काफ़ी डेडिकेटेडली इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है जी। ये तो था ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इकोनॉमी का ओवरव्यू, इंडियन इकोनॉमी का। सो ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि 2022 जो साल गया वो इट वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसमें इंडिया केम आउट एज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर हम अभी मार्च की या अप्रैल की बात करें,
इंडिया वुड क्रॉस अराउंड 3.5 ट्रिलियन यूएसडी जो है इंडियन इकोनॉमी का साइज हो जाएगा, सो विच इज़ अमंग द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ क्या बोलता है, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बिलो 6%। देखिए आप इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे, देश की इकोनॉमी को रन करने के लिए दो मेजर एरियाज़ हैं, मतलब दो मेजर उसमें प्लेयर्स हैं जो हम देखें अगर उसमें, और वो पॉलिसीज़ बनाते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ओवरऑल बनने के लिए। तो वो दो प्लेयर कौन सी पॉलिसीज़ हैं, एक फिजिकल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। सो फिजिकल पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब उसमें क्या वो करेंगे, इकोनॉमी को रन करने के लिए वो टैक्सेस बढ़ाएंगे या घटाएंगे जिस बेसिस पर भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या फिर फ्लो ऑफ टैक्सेस के अलावा बजट एलोकेशन कहाँ किस एरिया में करनी है, वो सब चीज़ें डिसाइड करेंगे वो, राइट। तो ये इसके थ्रू वो फिजिकल मेजर्स लेकर इकोनॉमी को जो है अपलिफ्ट करने की या जो भी कोशिश करेंगे। सेकेंडली, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया। सो आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके लिए कमेटी बनती है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसमें 3 लोग जो है, वो हम बाद में पढ़ेंगे भी इकोनॉमी में, 3 लोग जो है आरबीआई से होते हैं, 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो पॉलिसी फिर मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। उसके लिए वो टूल्स यूज़ करते हैं कैसे, लेकिन मेजरली यहाँ पर मेंशन करने का मतलब क्या है कि कौन से ऐसे 2 काम हैं जो गवर्नमेंट को या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई को करने हैं इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो करने के लिए। 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स आई वुड से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंस द जीडीपी। तो जीडीपी के ग्रोथ डेटा है उसको एनहेंस करना ग्रेजुअली, उसके लिए जो भी मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को लेने हैं, आरबीआई को लेने हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। सो दीज 2 आर द की प्रायोरिटी एरियाज। ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी इकोनॉमी को अच्छे से रन करने के लिए। उसके लिए स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और बैंक, सेंट्रल बैंक लेवल पे ये सब इनिशिएटिव कैसे करते हैं वो इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है उसके लिए इन्फ्लेशन का एक टारगेट दिया गया है कि हमें कहाँ तक इन्फ्लेशन रखनी है। दैट टारगेट इज 4%। 4%, वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रैकेट होता है +-2, विच मीन्स इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो हम कंबाइंड के बेसिस पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। बट सो 4 +-2, सो दैट्स द ब्रैकेट 2% to 6%। बिटवीन दिस ब्रैकेट द इन्फ्लेशन ट्रेंड शुड बी, और अगर इससे ऊपर या नीचे जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेगी। एनीवे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, एनुअल ग्रोथ, एनुअल जो रेट है इन्फ्लेशन के दैट इज बिलो 6%। ये बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, 6% थे। होलसेल प्राइसेस में थोड़ी बहुत राइजिंग हमने देखी 5% के आसपास जो भी हुआ। यहाँ पर एक नीचे लाइन में है लिखा हुआ, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहा है, 16% के आसपास कंपेयर हम करेंगे तो 16% के आसपास है। हमने जो एक्सपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था, हम गुड्स की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में एक्सपोर्ट्स तो चलो जितना % ग्रोथ हुआ, लेकिन इंडिया के इम्पोर्ट्स जो हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। जैसे सपोजिटली ऑयल एक मेजर शेयर है इंपोर्ट्स का। तो क्या बोल रहा है कि अब चूँकि ऑयल प्राइसेज जो है इन्फ्लेट हुए ग्लोबल रीजन्स की वजह, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या काफ़ी सारे रीज़न और भी हों, उनकी वजह से जो इम्पोर्ट में मेजर चंक है दैट इज़ ऑफ ऑयल, एंड ऑयल प्राइसेज इन्फ्लेटेड। अब अगर इन्फ्लेटेड प्राइस होंगे तो ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, विच अल्टीमेटली काउज टू द ट्रेड डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें हम, सो ट्रेड डेफिसिट इज़ दी डिफरेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बिल होंगे उनमें जो डिफरेंस होगा उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिल्स के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़, 1 सेकेंड, ओके। सो ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जो आपके इंपोर्ट है, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन दी कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, या उसका जो भी आएगा। मोस्टली नेगेटिव सेंस में हम बात करते हैं, डेफिसिट अभी होगा अगर नेगेटिव में है। अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव में जा रहा है देन इट इज़ ट्रेड डेफिसिट, विच मीन्स नेगेटिव BOP, इसीलिए इंडिकेट करते हैं। सो
इंडिया के जो नेगेटिव बीओपी या ट्रेड डेफिसिट होने का मेजर कारण जो क्या है, ऑयल के इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं या ऑयल के इंपोर्ट जो हम करते हैं उसकी वजह से। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ और, इंडियन इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड द वी शेप्ड रिकवरी। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी शेप्ड रिकवरी, हम देखेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमी के ट्रेंड्स को इंडिकेट करने के लिए जो हम चार्ट वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं दिस वन, यस, फिगर 1.3। सो दिस चार्ट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक या कंपैरेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड जीएसडीपी एट बेसिक प्राइसेस। अब ये बेसिक प्राइस क्या होते हैं बाद में हम देखते हैं, बट अगर हम इसको देखते हैं, द रेड वन इंडिकेट्स द हिमाचल जीएसडीपी और द ब्लू वन इंडिकेट्स द इंडियन जीडीपी के वेरिएशन ग्रोथ रेट। सो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर द ईयर 2019-2020 में it was around 3.7 and 4.1 for the India and the state. It, because of the pandemic obviously, there was a dip of -6.6% for Indian economy, yeah, GDP for of India, and 3% dip. This is a contraction of economy. Growth rate going below this line of 0, which means the economy is contracting, right? So contraction was -6.6 for India GDP and -3% for the GSDP, that is ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद हम देखते हैं इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर 21-22 में द ग्रोथ रेट वाज 7.6% फॉर द स्टेट एंड 8.7% फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सो दिस होल पिक्चर गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ लेटर वी। कैन वी सी दैट? राइट। सो दिस वी लेटर बीइंग शोन इन दिस चार्ट इज व्हाट वी कॉल एज वी शेप्ड रिकवरी। अगर इसको डेफिनेशन वाइज लिखना हो तो क्या बोलेंगे? A quick and sustained, how do we write this? One second. Okay, so a quick and sustained recovery after a sharp decline in economy. Sharp decline in economy, right? So sharp decline अगर होता है इकोनॉमी में, उसके बाद जब एकदम से क्विक रिकवरी होती है, सस्टेन्ड तरीके से होती है, उसको हम वी शेप्ड ग्रोथ बोलते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव सीन। ये वही बोल रहे हैं कि द इंडियन इकोनॉमी हैज शोन द वी शेप्ड रिकवरी एज वेल एज दिस जीएसडीपी ऑफ स्टेट एज वेल, राइट? सो एंड इट वाज इनएविटेबल बिकॉज सी इकोनॉमी के डिप या डिक्लाइन करने का कारण मेजरली क्या था? पैंडेमिक में जो लॉकडाउन हुआ था। सो द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द पीपल एज वेल एज ऑफ द गुड्स रिजल्टेड इनटू द कंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी। सो जैसे ही पैंडेमिक का थोड़ा असर घटा और फिर से वापस जो है मूवमेंट को स्टार्ट करा गया, इमीडिएटली द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैज पिक्ड अप, स्पेशली दोज हम बाद में देखेंगे जैसे कि सर्विस बेस्ड सेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी एकदम ग्रोथ हुई और उसकी वजह से ओवरऑल जो डेटा है दैट शोज अ वी शेप्ड रिकवरी। सी ग्रोथ रेट की अगर बात करें सेक्टर वाइज, सो 3 सेक्टर हम जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सिर्फ हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सो दिस इज फॉर 1920 एंड दिस वन इज फॉर दिस ईयर। दिस डेटा इंडिकेट्स द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, राइट? इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एक इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ते वक्त, बेशक जो थ्योरी है चूँकि बहुत लार्ज है, आप सारी थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी ये फिगर्स हैं, चार्ट हैं, इनको समझने की कोशिश करनी है हमने। अगर हम ये चार्ट और फिगर समझ गए तो थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। पेपर के टाइम पे हम सिर्फ इन चार्ट को रिवाइज करके चल जाएंगे तो भी काम बन जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है? डेटा और ये चार्ट्स, दो चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कैन सी द नेगेटिव ग्रोथ रेट ट्रेंड, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी in all of sectors, primary, secondary as well as the tertiary, -2.7, -3.8 and -7.8, right? So this is given here 2.7, 3.8 and 7.8. So for the year of financial year 2021 जब एकदम से इम्पैक्ट हुआ, डिप हुआ इकोनॉमी में। अगर हम नेक्स्ट बात करें उसके बाद एकदम से अगला साल जो आया 21-22 का जो ईयर है, 1 सेकेंड। So next year immediately we can see there is a
शार्प इंक्रीज होल ऑफ द सेक्टर्स, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी में देखते हैं 9.7% एंड 9.3% फॉर द टर्शरी, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सस्टेन कर रहा है, राइट. सो दिस इंक्रीज फ्रॉम दिस परसेंट एंड देन इट इज सस्टेनिंग अगेन. दिस इज द ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड. यहाँ पर सेम बात करी गई होगी. अब इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर एक और है, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. जितने भी बातें यहाँ पर हम समझ रहे हैं वो उनको डिटेल में करेंगे चैप्टर वाइज. यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू है क्या पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट क्या है, जीडीपी ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी. देखिए जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं वो इकोनॉमी का हालांकि टॉपिक है, लेकिन दो चीज़ें हम उसमें इंपॉर्टेंट है. एक होती है नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है जी, और एक होती है कांस्टेंट प्राइस या फिर उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी. अब क्या डिफरेंस है दोनों में. करंट प्राइस, सपोजिटली दिस पेन द कॉस्ट ऑफ दिस पेन वुड बी लेसर 2-3 years 4 years 5 years बैक, बट चूंकि इन्फ्लेशन एवरी डे एवरी ईयर बढ़ रही है उसकी वजह से इसका कॉस्ट एस्केलेशन होता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है. कंट्री के लिए अगर एज अ गुड कैलकुलेट किया जाए तो एक गुड की तरह एक गुड हुआ, इस साल प्रोड्यूस हुआ है गुड, अगर अगले साल होता तो भी एक ही गुड हुआ वो. बट अगर हम मार्केट प्राइस पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करें या करंट प्राइस या मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं, हो सकता है कि ये आज इसकी कॉस्ट है 1000 या 2000 वट एवर इट इज़, नेक्स्ट इसकी कॉस्ट 3000 सपोजिटली हो जाती है, तो क्या 50% ग्रोथ हो गई? नो, प्रोडक्शन तो उतनी ही हो रही जितनी हो रही है या उससे जितनी बड़ी होगी. सो उसका प्राइस के ऊपर अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें मार्केट प्राइस के ऊपर, तो वो उसमें बहुत हाई टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की बहुत, इसलिए उसको नॉमिनल बोलते हैं मार्केट प्राइस पर जो होता है. रियल जीडीपी कब है, जब हम कोई एक फिक्स प्राइस इसका कर लें, बेस ईयर का प्राइस, जैसे सपोज हम अभी ईयर ले रहे हैं 2011-12, उस वक्त जो इसका प्राइस रहा बेसिस पर जो आज के मार्केट वैल्यू का प्राइस है उसको इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को खत्म किया जाएगा, देन विल कैलकुलेट दी कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी. और उस तरह से जब जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी उसको बोलते हैं रियल जीडीपी. सो जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी. और वो अगर इंडिया की हम बात करें दैट इज 157.60 लाख करोड़. ये इंडिया का ओवरव्यू ले रहे हैं अभी हम. सो इतनी है विच वॉज 147 लास्ट ईयर जो थी. अगर हम ट्रेंड 21-22 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 21-22, इट वॉज 147.35 लाख. नाउ इट इज 157.60 lakh, showing an increase of 7%. Showing an increase of 7%. Now, gross value added. अब GVA क्या होता है ये हम इकोनॉमिक क्लास में पढ़ेंगे, बट आप इतना समझिए कि हर एक स्टेप पर जब भी कोई गुड मैन्युफैक्चर होता है या कुछ भी होता है उसमें वैल्यू एडिशन रहता है. उसके सप्लाई साइड से अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें उसमें वैल्यू एडिशन देखें, काफ़ी सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके, चाहे इंटरेस्ट हैं, टैक्सेस होते हैं, उन सबको प्लस माइनस करके हम एक्चुअल जो वैल्यू एडिशन की कॉस्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं जीवीए. खैर, जो जीवीए बेसिक प्राइस पर अगर देखेंगे हम डिफरेंट सेक्टर्स की, तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर देखने वाली जो अभी आप समझेंगे इस फिगर 2.1.2 से. यहाँ पर देखिए, दिस इज द ईयर ऑफ पैंडेमिक, राइट. अब यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में, मोस्ट ऑफ सेक्टर में आपको इससे नीचे की तरफ ट्रेंड दिखेंगे एक्सेप्ट दीज टू. अब ये क्या है, ऑरेंज वाला आप देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू बी नोटेड. एग्रीकल्चर वॉज ओनली अमंग सेक्टर्स विच हैज शोन द पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ ग्रोथ इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक. अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में 3.3% 2021 में, देन 3.0% 21-22 में, एंड देन 3.5% दिस ईयर एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेट 22-23 का बोल रहा है. सो एग्रीकल्चर हैज सस्टेन्ड ग्रोथ. अब लेकिन एक बात और है इसमें, अब हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव में ग्रोथ है, लेकिन रिकवरी के बाद कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी एकदम से नहीं हुई है. सो इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड जो है, एग्रीकल्चर से आउटपुट जो है एग्रीकल्चर की जीडीपी है, वो सस्टेन तरीके से, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वो लिमिटेड ग्रोथ पे ही रहती है 3%-4% के आसपास. ठीक है, अब वो क्या कारण है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट ये एक खास बात है यहाँ पर से हम टेबल से जो डेरिवेट करेंगे. दूसरी बात, यहाँ से डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का कितना ग्रोथ रेट रहा है इन 2-3 ईयर्स को. यहाँ पर आप येलो वाले पे जब फोकस करेंगे, ये देखना, दिस येलो इंडिकेट्स द ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब ये सारे जो
एरियाज हैं, ट्रेड हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दीज आर मैन पावर डिपेंडेंट। मैन पावर डिपेंडेंट, हालांकि एग्रीकल्चर भी है लेकिन उसमें मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैन पावर का रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा मूवमेंट पे तो एकदम से ठप हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं टूरिज्म में, अब टूरिज्म में एकदम रिस्ट्रिक्शन हो गया मूवमेंट पे, कोई बाहर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो टूरिज्म एकदम ठप हो जाएगा। एंड दोज इम्पैक्ट्स कैन बी सीन इन -20% कॉन्ट्रैक्शन हुआ इन सब सेक्टर में। आपका ट्रेड हो गया, होटल्स हो गए या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सब में। एंड इमीडिएटली आप देखिए उसके बाद ग्रोथ रेट पे देखेंगे, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुआ, मूवमेंट वापस स्टार्ट हुआ गुड्स का, पीपल का, आप देखेंगे 11.1% हेयर एंड 13.7% हेयर। द ग्रोथ हैज़ इमीडिएटली जम्प्ड अपॉन, स्पेशली इन दिस येलो बार वी कैन सी। एंड सिमिलरली ऑल अदर सेक्टर। बस आपको इतना जानना है कि जो एग्रीकल्चर का है वो सस्टेन्ड, एकदम प्रॉपर्ली सस्टेन्ड है। और उसके बाद खासकर ये येलो वाला जो हम देखेंगे ट्रेड होटल्स में, और इसमें बहुत सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ा था पैंडेमिक का। नाउ GVA ये सेम बात लिखी है बेसिक प्राइस पर, विटनेस द हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 20.2% इन ट्रेड होटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेम बात बोल रहा है वो, देयर इज नथिंग मोर। नाउ आफ्टर लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शंस दीज सेक्टर्स विटनेस द हाई ग्रोथ रेट। मैंने बता दिया क्यों हुआ वो एकदम से, क्योंकि मतलब मूवमेंट वापस स्टार्ट हुआ और सेक्टर एकदम से स्पीड पकड़ ली। So this growth rate is expected in trade, hotels and sectors for the financial year of 22-23. Now, अब एक बात और, जब भी हम पढ़ते वक्त कोई चीज़ अगर मैंने रेड में इंडिकेट दिस वे की होगी, दिस मीन्स कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, रेड में जो इंडिकेटेड होगा, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा है वो। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इज लीस्ट इम्पैक्टेड, एज आई हैव सेड, लीस्ट इम्पैक्टेड ड्यू टू द पैंडेमिक, शोइंग द ग्रोथ रेट ऑफ 3.3% इन 2021, 3% एंड देन 3.5 जो हम कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू दी फिगर 1.3 जो मैंने आपको पहले भी बताया। सो दिस होल पिक्चर शोज दी वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ बोथ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू ले रहे हैं, विज अ वी इकोनॉमी ऑफ स्टेट, राइट। दिस वी शेप्ड रिकवरी, इसके बारे में सेम जो हमने बातचीत करी वही लिखा है थ्योरी में। आपको सिर्फ कोशिश आपको करनी है कि थ्योरी एक बार पढ़ लें, उसको हाईलाइट कर लें, उसके बाद थ्योरी को बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं फॉर द डेटा एंड फॉर अदर पर्पजेज, क्योंकि आपको बाद में लिखना पड़ेगा, बनाने के लिए भी चार्ट जरूरी है। तो चार्ट से और यहाँ से समझ भी आप इजीली सकते हैं, वी शेप क्योंकि दिख रहा है ये वी लेटर की तरह ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, ग्रोथ रेट पर कैपिटा, इसके बारे में भी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर जो इनकम के बारे में है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे दिस रेड वन इंडिकेट्स दी in per capita income in Himachal and the blue one indicates the per capita income of India. So we can see that the per capita income of India, this blue line, at अगर हम current kept national income at current prices की अगर बात करें तो 1,26,855, ठीक है जी, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 अगेंस्ट 132,111 था 1920 में, विच डिक्रीज बाई 4%। ये इसकी बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम पे 2021 में जो नेशनल इनकम आई, सॉरी पर कैपिटल इनकम आई, इट वाज 1,26,855 रुपीज़। पर कैपिटल इनकम क्या होती है, जब हम होल ऑफ द पॉपुलेशन को, होल ऑफ द जीडीपी को पॉपुलेशन से एडजस्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बेसिस पर जब हमें मिलती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा ग्रोथ इनकम। एस्टिमेट होता है मतलब कि पर कैपिटा के बेसिस पर कितनी ग्रोथ आ रही है। सो इट इज़ इनकम कितनी आ रही है, दैट इज़ 1,26,855, ये नेशनल लेवल पे है। अगर हम साथ ही साथ ये देखिए पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल की बात करें, दैट इज़ 2,01,271, 2 लाख रुपए के आसपास जो है पर कैपिटा इनकम है हिमाचल की। सो इससे क्या पता लगता है, 1.5 लाख एज कम्पेयर टू 1,50,000 रिवाइज एस्टिमेट जो 21-22 के हैं, ये उनकी बात कर रहा है, नॉट दी लास्ट ईयर। इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 1.5 लाख के आसपास रही है, जो रिवाइज एस्टिमेट बाद में आए 21-22 के, और वही 21-22 के ही ड्यूरिंग पर कैपिटल इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 2 लाख, शोज द इनकम गैप ऑफ 51,000 के आसपास रुपीज़। पर लेकिन ये नोशनल है, दिस इज डज नॉट इंडिकेट्स द रियल इनकम ऑफ द पीपल, राइट। वो क्या बोल रहा है कि जो आपकी जीडीपी डिवाइडेड बाय आपकी पॉपुलेशन है उसका डेटा ये दिखा रहा है सिर्फ। तो मतलब पर कैपिटा इनकम अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पर नेशनल लेवल की जीडीपी ऑफ इंडिया, देन नेशनल पॉपुलेशन,
सिमिलरली इट गोज विद द स्टेट। अगर हम उन सबको कंपेयर करें तो 50,000 का इनकम गैप हमें दिखता है। ठीक है, ये डेटा बस आपको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मैंने आपको साथ में काम बताया था, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इज़ द की प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का सबसे मेजर कामों में से एक काम है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। सो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है सरकार कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन को, ये टारगेट है 2 to 6% इस ब्रैकेट में हमने रखना है, कोशिश करनी है हमने इसमें रखना है, खासकर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से जब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन को हम CPI के तरीके से भी मेजर करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक WPI भी होता है, और CPI में बहुत सारे हैं, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, एक कंबाइंड होता है जिसके ऊपर से हम मोस्टली रिलाई करते हैं। सो WPI होलसेल पर्सपेक्टिव, जो सेलर है उसके पर्सपेक्टिव से जब इंडेक्स हम बनाएंगे इन्फ्लेशन का, उसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन जब कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बनाएंगे, अब कंज्यूमर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कंज्यूमर है, वो आइडियली कौन कौन सी आइटम कंज्यूम करेगा एनुअल बेसिस पर या डेली बेसिस पर, उसका प्रॉपर बास्केट बनाएगा, उस बास्केट में मल्टीपल आइटम्स होंगी, उन आइटम्स का प्राइस वेरिएशन पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना मूव हुआ है आपका इन्फ्लेशन। वो इकोनॉमी का टॉपिक है हार्डकोर, हम उतना नहीं जाएंगे उसमें, लेकिन हम सिर्फ इतना याद रखिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्पेशली दिस CPI कंबाइंड जिसको बोलते हैं, दैट इज द बेसिस फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन ट्रेंड। ठीक है जी। सो इन्फ्लेशन की अगर बात करें हम, सो फूड आर्टिकल में यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, द सर्ज इन दी एनर्जी प्राइसेस, जो मैंने बात करी थी ऑयल प्राइसेस के बारे में, नॉन फूड कमोडिटीज इनपुट प्राइसेस, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, एंड दी राइजिंग राइजिंग फ्रेट कॉस्ट स्टोक द ग्लोबल इन्फ्लेशन। वो एंड मतलब पूरे वर्ल्ड में ही इन्फ्लेशन ट्रेंड हम देखें हर एक कंट्री में, और इसके ये सब मेजर फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे हुए, क्योंकि पैंडेमिक ग्लोबल लेवल पे हुआ, मूवमेंट जो है वो हर जगह रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसकी वजह से जो फ्रेट है उसके प्राइस हर जगह बढ़े हैं, उसके सारे इंडिकेशन हमें जो इन्फ्लेशन ट्रेंड उनमें दिखे हैं। देन अगर फूड आइटम की बात करें, उस वक्त फूड आइटम के ऊपर इतना इन्फ्लेशन ट्रेंड नहीं दिख रहा था, अगर हम होलसेल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सो फूड आर्टिकल रिमेन्स एट 1.7%, मिनरल्स एट 17% एंड ऑल अदर कमोडिटीज एट 12.5%, जो कि 21-22 का है। अब अगर बात करें हम, तो यहाँ से हम देखेंगे 1.7 की जगह अब फूड आर्टिकल जो है 9.6% पे एस्टिमेटेड है। अब फूड आर्टिकल्स पे इन्फ्लेशन होलसेल में ज़्यादा दिख रही है। दिस इज़ फॉर 22-23 डेटा अवेलेबल अप टू नवंबर। फूड आर्टिकल्स के ऊपर 9.6% के आसपास जो है वो इन्फ्लेशन ट्रेंड दिख रहा है। क्या है, क्यों है, थोड़ा आपको सिर्फ डेटा याद रखना है कि थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है फूड आइटम्स के ऊपर। ये तो था ओवरव्यू इंडियन इकोनॉमी का। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेते हैं हिमाचल की इकोनॉमी का, कि इस इकोनॉमिक सर्वे की बुक में हम डिफरेंट चैप्टर में हिमाचल के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो आपको सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू हुआ कि हम क्या करने वाले हैं या क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, हिमाचल हैज़ अ प्रोग्रेसिव ड्यू टू द स्टडी एफर्ट्स ऑफ द हार्ड वर्किंग पीपल, जो इस बारे में जो भी बोल बच्चन हुआ होगा देख लेना आपने। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, दिस इज जो हमने ऊपर पढ़ा भी, दिस डेटा, सी द इकोनॉमी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21-22 द स्टेट इकोनॉमी ग्रू बाई 7.6% and it is also estimated to grow by 6.4% in the coming year. So this figure 1.3, right? So 7.6% and now it is estimated to grow at 6.4%. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखने हैं आपने। So this is for the 21-22 and this is for 22-23 अप टू नवंबर तक के डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया। नेक्स्ट, ओके, सो दी GSDP, जो इसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, GSDP एट करंट प्राइसेस अगर हम देखें स्टेट का, इट टर्न आउट टू बी 1,76,269 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात वो कर रहा है, अगेंस्ट 155-251 के आसपास था। सो देयर इज ऑब्वियसली इज अ ग्रोथ ऑफ 13%। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर बात कर रहा है वो करंट प्राइस पर। सो करंट प्राइसेस पर जो GSDP है, दूज आर नॉमिनल, वो रियल GDP नहीं दिखाते हैं। सो इसलिए 13% के आसपास है करंट प्राइसेस की बात करें। अगर हम GSDP कॉन्स्टेंट प्राइस पर देखें, सो इट टर्न आउट टू बी 1,26,433 करोड़ अगेंस्ट 1,17,555 करोड़। सो वहाँ से 1,17,000 के आसपास से 1,26,000 के आसपास वो हुआ, विच रजिस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ 7.6%, जो भी हमने फिगर 1.3 में देखी वी शेप्ड रिकवरी में, और यहाँ से
7.6%. नाउ नेक्स्ट ईयर ये 6.4% होगा, राइट. During the year against the negative growth rate of 3% for the previous year. If you have to again see it, this 3% and then it go to 7.6% and again 6.4%, ये बात कर रहा है. Next, so the growth rate, अब वो जो बोल रहा है कि ये 7.6% ग्रोथ हुई है, वो क्यों हुई या किसके बेसिस पे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं which contributed, is attributed to 4.6% increase in the primary sector, 7.8% increase in the secondary sector and 15.6% increase in the transportation, communication and hotels, 7.9% in the other community based और जो भी वो सर्विसेज हैं, पर्सनल सेक्टर सर्विसेज. ठीक बात है. द फाइनेंस और रियल स्टेट में हम देख लेंगे, मार्जिनल ग्रोथ है उसमें, हालांकि शायद क्वेश्चन यहाँ से बने भी ना, बट आपको बाकी याद रखने हैं. नाउ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच वॉज 15.21 लाख टन्स, मीट्रिक टन जो था ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में था, which increased to 16.92 lakh metric ton in the year 21-22 and is anticipated to be 15.94. So जो 19-20 20-21, 21-22 और 22-23 में 15.21, then 16.94, 16.92 and then 15.94 इस साल एस्टिमेटेड है द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. सिमिलरली देखिए, सी अगर हमें लग रहा हो कि डेटा बहुत टेक्निकल है, आपको बता दूं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बने हैं पहले भी. अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखें, वी कैन सी दिस. ओके, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. अगर आप देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं, द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 HP 15, ये उस वक्त का लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे पे, उस वक्त अभी डाटा डिवाइस हुआ है, लेकिन उस वक्त के डेटा के डायरेक्टली क्वेश्चन देख लीजिए आप. पोटैटो प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स के ऊपर एक एक स्टेटमेंट करके. अब ये 4-5 स्टेटमेंट है, एक भी स्टेटमेंट अगर आपको मिस हुई तो मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना. ठीक है जी. इसी तरह से और भी क्वेश्चन डायरेक्टली हैं. हम चैप्टर वाइज चैप्टर जब भी करेंगे तब इनको डिटेल में देखेंगे. जोग्राफिकल एरिया, ये फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर है या जोग्राफिकल एरिया वाला, उसमें डायरेक्टली लिखा गया है टोटल एरिया कितना है, लैंड होल्डिंग्स कैसे हैं, वो सब उसमें दिया हुआ है. सो इस तरह से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन उठाए गए हैं, राइट. ओके, सो वेयर वी वर, फ्रूट प्रोडक्शन पे. फ्रूट प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड टू 7.54 लाख मीट्रिक टन, 7.54 लाख मीट्रिक टन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, अगेंस्ट दी इट वाज इन 6.24 लाख, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 20.83%. सो 20% के आसपास जो है ग्रोथ रेट शो हुआ है फ्रूट प्रोडक्शन में. लेकिन अब फ्रूट प्रोडक्शन 22-23 की अगर बात करें दिसंबर तक, इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 7.93 लाख मीट्रिक टन. ये इंपॉर्टेंट हैं. फूड ग्रेन, फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है. एंड बाद में हम जब चैप्टर करेंगे एग्रीकल्चर वाला, उसमें डिटेल में देखेंगे. वेजिटेबल्स के बारे में पूछा जाता है, वो भी. पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं. सो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट, जो देखिए रिवाइज एस्टिमेट क्या होते हैं कि अभी हम कर रहे हैं एस्टिमेट, ठीक है. फिर बाद में जब रियल डेटा आएगा तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर जो हैं दे कंट्रीब्यूट टू ईदर इंक्रीज द एस्टिमेट्स और डिक्रीज द एस्टिमेट्स. तो उनको उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट आते हैं, फर्स्ट रिवाइज, सेकंड रिवाइज, उसके बेसिस पर. नाउ बट इट सेज द पर कैपिटा इनकम इज एस्टिमेटेड फॉर द ईयर ऑफ 21-22 अराउंड 2 लाख रुपीज़, 2,01,271 के आसपास जो है ये है, एज कम्पेयर टू 1,77,924 के आसपास था पिछले साल 20-21 के ईयर में. So there is an increase of 13%. This is very important. 13.1%. ठीक है जी. तो 2 लाख के आसपास पर कैपिटा इनकम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर. देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 20-21 के ईयर की वो बात कर रहा है. सो 20-21 के ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख के आसपास पर कैपिटा इनकम है. एज पर द करंट एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, दिसंबर, ये बस लास्ट हम पहले कर भी चुके हैं. स्टेट ऑफ इकोनॉमी ग्रू बाई 6.4%. फिगर 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपने देख लेना. हमने देखा भी था वी शेप्ड रिकवरी जो दिखा रहा था, वो 3% माइनस से रिकवर करके 7 पॉइंट समथिंग एंड देन 6.4%, 7.6 से 6.4%. सो दिस इज फॉर द ईयर ऑफ 22-23. ठीक है जी. अप टू दिसंबर तक के डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो वो बोल रहा है. एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, और वो हम अभी पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टर में, लेकिन वो सिर्फ हिंट दे रहा है वो, कि अगर हम इस डेटा को, जीडीपी का डेटा को अगर हम ढंग से देखते हैं, सो वी कैन सी अ ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर
the contribution from the agriculture sector has gradually decreased. It was around 57-58%, हम यहाँ पर देख रहे हैं 57.9% था 1950-51 में, राइट, एंड इट केम डाउन टू 9.5%. कब? 2021-22 में. सो क्या मतलब हुआ? इतने कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये इतना हो गया. सो डज दैट मीन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्रीज्ड? नो, दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग. क्या बोल रहा है वो? द शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड, अगर सर्विस सेक्टर को देखा जाए तो उनका 1.1% और 5% ग्रेजुअली था, मतलब रिस्पेक्टिवली 50-51 में 1% सेकेंडरी और 5% के आसपास या 5.9% के आसपास टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, विच हैज़ इंक्रीज्ड नाउ टू 43.10 एंड 43.50 के आसपास अब 2021-22 में हो गया है. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर प्लस अलाइड या जो भी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं उन सब का ग्रेजुअली घटा है. ऑन द कंपैरेटिव अकाउंट सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का ग्रेजुअली बहुत बढ़ गया है कंट्रीब्यूशन. लेकिन द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट अफेक्ट द इंपॉर्टेंस. दैट्स द की. क्यों? क्योंकि जो स्टेट की इकोनॉमी के ग्रोथ ट्रेंड्स हैं, अगर हम उनको देखें तो प्राइमरी सेक्टर से ही डायरेक्टली वो लिंक्ड होते हैं. जैसा प्राइमरी सेक्टर में ट्रेंड होगा वैसा ही इकोनॉमी का ट्रेंड आएगा, ये वो बोल रहा है. और प्राइमरी में स्पेशली दी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बेसिस पर. क्यों है ऐसा? वो हम जब एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे. बहुत सारी पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन दी एग्रीकल्चर और ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर. ये हम देखेंगे कि हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है दैट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 57% to 9%, बट नंबर ऑफ पीपल जो डिपेंडेंट हैं, दोज नंबर हैज नॉट डिक्लाइंड एज मच फास्ट एज दे आर बीइंग डिक्रीज्ड इन द जीडीपी डेटा. सो जो जीडीपी का है वो कंट्रीब्यूशन घट रहा है, लेकिन जो पीपल डिपेंडेंट है वो बहुत कम तरीके से घट रहे हैं. वो काफ़ी सारे लोग अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर उसके ऊपर ही. तो इसकी वजह से अगर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कुछ ऊपर नीचे होता है सो उसके डायरेक्टली ट्रेंड जो हैं हमें दिखते हैं कहाँ पर? स्टेट की इकोनॉमी में. चाहे वो इनपुट लिंकेजेस में दिखें, एम्प्लॉयमेंट में दिखें, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह दिखते हैं वो. इसलिए हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर या इनको प्राइमरी सेक्टर को इस तरह से नहीं जज कर सकते कि द कंट्रीब्यूशन इज 9%, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्टली मतलब वो नहीं दिखा रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये 9%. सेकेंडली क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर की अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें सो ऑब्वियसली द इरीगेशन प्लेज अ ग्रेटर रोल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेट जो भी है, हिमाचल में रेनफॉल के ऊपर ही मोस्टली एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपेंडेंट है. तो टाइमली रेनफॉल एक्चुअली इंडिकेट्स द गुड और बैड हार्वेस्ट जो भी होगी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 80% ऑफ एरिया ऑफ हिमाचल इज रेनफॉल डिपेंडेंट. ठीक है जी, ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे. सो आगे भी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पहले हम हॉर्टिकल्चर को कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर हैज़ इटसेल्फ हैज़ बिकेम ए फुल फ्लेज सेक्टर. और वो क्यों है? क्योंकि जो टोपोग्राफिकल वेरिएशन है, एल्टीट्यूडनल रेंज है हिमाचल की, या फिर और क्लाइमेटिक या सॉइल का जो सेटअप है या फर्टिलिटी है या डीप और वेल ड्रेन्ड टाइप की सॉइल है, दैट्स वेरी सूटेबल फॉर दी फ्रूट प्रोडक्शन. स्पेशली दी टेम्परेट से लेकर सब ट्रॉपिकल के जो भी फ्रूट होते हैं उनको लिए बहुत सूटेबल है ये क्लाइमेट भी और इस तरह की टोपोग्राफी भी, एज वेल एज दी सॉइल जो ड्रेन टाइप की सॉइल है. तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है. और स्पेशली दी एंसिलरी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस सच एज दी मशरूम्स हो गए, ठीक है, फ्लावर्स हैं, मशरूम्स हैं, हनी, हॉप्स, ये सब चीज़ें, या फिर और भी वेजिटेबल्स भी हैं, ये सब चीज़ों में. और काफ़ी सारे लोग जो हैं इन सेक्टर में एम्प्लॉयड हो रहे हैं. उसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है. यहाँ पर हम देखेंगे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की अगर बात करें, हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप द स्टेट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22. 18 लाख टन जो वेजिटेबल जो प्रोड्यूस करी गई, ठीक है, अगेंस्ट द 18.67 टन्स. द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स टू विल बी 17.59. ये 22-23 में इतना होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए ये सब जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सब हम डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए है आपको. नेक्स्ट, सो जो इसमें भी ये लिखा कि जो क्लाइमेट है उसको, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है आने वाले टाइम में, ये भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल काफ़ी कुछ कर रही है. उसके लिए चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो, इंस्टीट्यूट कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, सेक्टोरल एक्टिविटीज़ हो जो कि एड्रेस की जाए क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो सब में स्टेट काम कर रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. दूसरी चीज़ है एनर्जी सिक्योरिटी.
क्या बोल रहा है कि ओवर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और अगर पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हिमाचल में सबसे जो प्राइमरी सोर्स है फॉर द पावर इज़ दी हाइड्रो पावर। ठीक है जी, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, और जो मेजर सोर्स है दैट इज़ हाइड्रो पावर। वो क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल है, नॉन पोल्यूटिंग है, एज वेल एज दी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। कितना सस्टेनेबल है ये तो दैट इज़ सब्जेक्टिव थिंग। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफ़ी क्वेश्चन जो उठे हैं हाइड्रो पावर को लेकर खासकर, बट स्टिल इसके जो कार्बन फुटप्रिंट है अगर हम देखें एनर्जी प्रोडक्शन में, अगर हाइड्रो पावर से या इस तरह के जो ग्रीन मीन्स होते हैं जिसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, उसमें उनके कार्बन फुटप्रिंट कम होता है रिलेटिवली। हाँ, बेशक वो चाहे वो फ्रेजाइल वहाँ की टोपोग्राफी को इम्पैक्ट कर रहा हो, या फिर वो जो वेजिटेशन है वो सबमर्ज हो जाती है ड्यू टू दी हाइड्रो पावर्स, लेकिन फिर भी ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए तो कार्बन फुटप्रिंट जो है बहुत लेस हैं। उसकी वजह से ये इकोनॉमिकली वाइबल है सोर्स हाइड्रो पावर से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब इस सेक्टर को, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश काफ़ी एफर्ट कर रही है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बन सकती है क्वेश्चन में। सो प्रोजेक्ट्स अप टू 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी के जो प्रोजेक्ट हैं, दोज आर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द इन्वेस्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अप टू 2 मेगावाट। और अप टू 5 मेगावाट जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें प्रायोरिटी दी जाएगी इन्वेस्टर फ्रॉम हिमाचल। तो 2 मेगावाट तक के लिए एक्सक्लूसिव रिजर्व, और 5 मेगावाट तक आपको प्रेफरेंस मिलेगी द प्राइवेट इन्वेस्टर फ्रॉम द स्टेट ऑफ एचपी। नेक्स्ट, सो ये इस सब के बारे में है। सोशल सेक्टर या वेलफेयर सेक्टर के बारे में जो हम ग्रोथ मतलब देखेंगे क्या क्या हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, या ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना पार्टिसिपेशन है, सोशल सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो यहाँ पर लिखी गई है अभी की नई गवर्नमेंट ने जो बनाई है, दैट इज़ गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, दैट इज़ सुखाश्रय योजना करके नाम से, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना या सुखाश्रय योजना करके ना एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। उसमें एक फंड बनाया गया है 101 करोड़ रुपीज़ का फंड सुखाश्रय योजना या सुखाश्रय स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसमें जो चिल्ड्रंस हैं, खासकर वो बच्चे जो चाहे ओल्ड एज होम्स में या शेल्टर होम्स में रहते हैं, उनको एज अ गार्जियन गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, नॉट आउट ऑफ कंपैशन, सिर्फ कंपैशन की बात नहीं है, लेकिन वैसे भी अदरवाइज, क्योंकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको हेल्प करने के लिए ये सब किया जाएगा। अब उसमें एक चीज़ और, ये शेल्टर होम्स में जो लोग रहते होंगे उनको अडॉप्ट करेगी या एज गार्जियन उनकी बनेगी। उनकी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, चाहे आईआईटीज़ में हो, आईआईएम में हो, वहाँ का एजुकेशन का पूरा जो एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। साथ ही साथ एक फेस्टिवल अलाउंस 500 रुपीज़ का, जैसे होली, दिवाली, दशहरा जब भी होगा उस पर उनको दिया जाएगा 500 रुपीज़, जो भी वो वहाँ पर रेजिडेंट हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के, ओल्ड एज होम्स के, उनको दिया जाएगा। थर्डली इम्पॉर्टेंट, एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, ये खोले जाएंगे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में या हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ओपन किए जाएंगे। अब चूँकि पहले एक अटल करके आदर्श ग्रामीण, मतलब वो अटल करके स्कूल थे, उनको शायद से बंद किया जाएगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से नए स्कूल लेंगे, लेकिन पर्पज़ वही है कि वो लोग जो एजुकेशनली डिप्राइव्ड हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनको, उनके लिए एक मॉडल स्कूल ऐसे बनाए जाएँ जिन पे एट पार एजुकेशन उनको दी जाए, अच्छे लेवल की और अच्छे उसकी। दूसरी चीज़, साथ ही साथ जो, ये तो बेसिक एजुकेशन की बात वो कर रहे हैं, साथ में टेक्निकल एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। द टेक्निकल कोर्सेज सच एज दी रोबोटिक्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम है या साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब के लिए आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेगी इंजीनियरिंग और आईटीआईज के कॉलेजेस में। अब वो कब होंगे दैट इज़ टू बी सीन, क्योंकि इस तरह की एडवांस अभी तो जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वही ढंग से नहीं पहुंच पाई है, तो इस तरह के एडवांस आईटी के ऑपरेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, पर एनीवे द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज द टूरिज्म सेक्टर। देखिए हम देखेंगे टूरिज्म के ऊपर मेंस में विदाउट एक्सेप्शन हर साल क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो इको टूरिज्म के ऊपर हो, एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर हो, या टूरिज्म के बेनिफिट्स और जो भी उसके ऊपर, या इम्पैक्ट क्या है, हम देखेंगे मेंस के पेपर में भी, शायद से यहाँ पर हो भी एक दो क्वेश्चंस। सो दिस इज़ 1 सेकेंड, दीज आर द क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली आए थे, शायद इसमें नहीं भी मेंशन करा, लेकिन काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं। हम टूरिज्म वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम ढंग से इनको पढ़ते हैं, बट टूरिज्म सेक्टर रिमेन्ड वेरी की सेक्टर, की इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीडीपी में वो कंट्रीब्यूशन करें तो वो 7-8%, 8% के आसपास ऊपर चला गया है। साथ ही साथ जो लोगों के लिए
फ्यूचर में जो जॉब क्रिएशन है वहाँ पर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। उसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है टूरिज्म प्रोजेक्ट्स विल बी लिंक्ड विद द स्टार्टअप स्कीम। ये आने वाले टाइम में हम करने वाले हैं, स्टार्टअप स्कीम के साथ इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अ न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन विच द फॉर्मेलिटीज विल बी रिड्यूस्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो लाई जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टूरिज्म सेक्टर के अंदर आए और डेवलपमेंट हो, खासकर उन एरियाज़ की जो हिथ्रो अभी तक जो उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, नए एरियाज़ में न्यू एवेन्यूज़ जो है टूरिज्म में ड्राइव की जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। अब हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से 2 से स्टार्ट करते हैं। एक बार हम जो की हाइलाइट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए हमने चैप्टर पढ़ लिया, इसमें हालांकि बहुत कुछ जानने का वैसा नहीं था, सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप में था ये होल ऑफ द सर्वे का। लेकिन अब आप देखिए कि कीज हाईलाइट को पढ़ने का कितना वो इंटरेस्टिंग रहता है एक बार चैप्टर को पढ़ने के बाद। इकोनॉमिक सर्वे द डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियसली मैंने पढ़ा कि एक की डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट बनाती है। वी शेप्ड रिकवरी के बारे में कोविड-19 के बाद बात हुई है, ये हमने देखा क्या होती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जीडीपी है वो 157 लाख करोड़ के आसपास है, जो 147 से 157 तक पहुंच गई विद ग्रोथ डेटा ऑफ 7% ऑफ ग्रोथ रेट। नेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.6%, ये स्टेट इकोनॉमी की बात कर रहा है, जीडीपी ऑफ द कंट्री की बात कर रहा है। 6.6% से वो कॉन्ट्रैक्शन हुई नेशनल लेवल पर, और द कॉन्ट्रैक्शन वॉज 3% एट द स्टेट लेवल ड्यू टू द पैंडेमिक ऑब्वियसली। सो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। 6.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुई नेशनल इकोनॉमी और 3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी स्टेट इकोनॉमी। सो जीवीए की बात करी जाए तो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन हमने देखी 20% के आसपास ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्टेशन में। क्यों हुई वो भी हमने जान लिया, और सिमिलरली फॉलोड बाय द माइनिंग एंड क्वारिंग, उन सेक्टर्स में भी। दी एग्रीकल्चर रिमेन्ड एंड अलाइड सेक्टर रिमेन्ड दी लीस्ट इम्पैक्टेड, वो भी हम जानते हैं क्यों, ठीक है। और उसमें जो ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड हुई है वो 3.3% है। 1 सेकेंड, 3.3% फॉर दी 2021 एंड 3.0% एंड 3.5%, ये हमने देख लिया। सिमिलरली WPI की बात करें तो फूड आइटम्स में 1.7% था, विच इंक्रीज टू बी 9.6%, और सिमिलरली बाकी जो 12.5 से 12.3% पे गए। सो दिस इज होल व्हाट वी हैव सीन। दिस होल कंक्लूड्स द फर्स्ट चैप्टर, द जनरल रिव्यू। इसके बाद से हम 1 बाय 1 करके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इनिशिएटिव पसंद आया होगा। देखिए 2 चीज़ें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहली बात तो इसको पढ़ते वक्त सिर्फ थॉरली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए अगर सर्वे को पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ निकल कर आएगा। खासकर जो टेबल्स हैं वो हमने छोड़ने नहीं है, और थ्योरी चूँकि एक बार ही हम पढ़ लें उतने काफ़ी है। प्रीलिम्स के लिए उतना अगर बहुत हो जाएगा, मेंस के लिए हम थ्योरी हमें थोड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।